Hello everyone, welcome to PW Government Exam Wala. I am Brijesh. In again warm welcome to our special one shot video series. आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपकमिंग एग्जाम के प्रिपरेशन में अपने दृढ़ इच्छा और लगन के साथ लगे होंगे। इसी आशा और विश्वास को लेके हम आगे बढ़ते हैं और आज आपके लिए वन शॉट सीरीज में इंडियन इकोनॉमी या जनरल अवेयरनेस की एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और उस टॉपिक का नाम क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज और प्लीज इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और उससे भी इंपॉर्टेंट आप अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे रहता है इंतजार और ये मेरी इम्प्रूवमेंट का सोर्स है। तो जैसे आप मुझे फीडबैक देंगे और हम पे अपडेटेड आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को लाएंगे, तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। चलिए स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा आपको पता है, ये जो वन शॉट सीरीज है उसमें हम किसी भी टॉपिक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कवर किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। तो जनरली जब हम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भैया ये मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति है क्या, इसका रोल क्या है। जैसे इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये क्या है? एक पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मीन क्या है? एक पॉलिसी है। ये किससे रिलेटेड है? तो मॉनेटरी मीन्स टर्म्स ऑफ मनी, मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित एक नीति है। अब बात आती है कि ये क्यों, किसके द्वारा लाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री के लिए मनी की सप्लाई के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, क्यों लाई जाती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन होता क्या है, ये क्वेश्चन आता है ना कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। अभी इन्फ्लेशन क्या है? तो आपको पता है, जब हमारे प्राइस लेवल है, कीमत स्तर पे कांस्टेंट राइज होता है। प्राइस लेवल का कांस्टेंट रूप से राइज करना, नियमित स्तर पे राइज करना, प्राइस का बढ़ना हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्राइस में स्टेबिलिटी लाना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या हो जाता है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अल्टीमेटली किससे रिलेटेड होता है? प्राइस की इंक्रीज होने या डिक्रीज होने को रोकने से, मतलब प्राइस को स्टेबल रखने से। तो हमको पता चल गया कि मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या हुआ? प्राइस के बढ़ने या घटने, मतलब प्राइस के स्तर को मेंटेन करने, प्राइस लेवल को हम स्टेबल करना, इसका उद्देश्य हो गया। साथ में दूसरा उद्देश्य यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। ग्रोथ मतलब देश की समृद्धि स्तर को हम क्या करना? प्रमोट करना। अब यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मेन उद्देश्य है। आप कहोगे कि सर आप में कह रहे हो कि मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन को मानेंगे कब? मानेंगे किस सिचुएशन को मानेंगे कि मार्केट में इन्फ्लेशन है। तो इसके लिए हमको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखना होगा। जैसे हम बात करें यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में, तो हमारे यहाँ क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है, यहाँ पे हम बात करते हैं किसका? इन्फ्लेशन के टारगेट से। तो अभी हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन का टारगेट की बात करें तो +-2, ये हमारा क्या है? इन्फ्लेशन का टारगेट है। +-2 कहने का मतलब क्या हुआ? देश में, मतलब भारत में, तो इन्फ्लेशन की एक रेट होगा वो मिनिमम 2% और मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम 6% हो सकता है। मीन्स अगर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर 6% के बीच, तो हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल है। भैया अगर 2 से 6% के बीच में है, अगर मान लीजिए कि 6% से ये बढ़ गई, 7% हो गया, अब यह का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया।
अब आपको पता है कि पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को मेन, अगर मनी सप्लाई को देखने की अथॉरिटी किसको है, आरबीआई को है। तो अब इस केस में कौन, आरबीआई को टेंशन होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर हम कहें कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कहीं पे अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब कीमत स्तर में बढ़ोतरी। यहाँ पे जनरली आप यही समझते हैं ना कि जो प्राइस है, प्राइस का कांस्टेंट इंक्रीजमेंट। अगर प्राइस बढ़ रही है, किसी भी प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ कि उस वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा है। प्राइस के बढ़ने का क्या मतलब है, डिमांड का बढ़ना, मतलब उस वस्तु की डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड कब होती है, अगर डिमांड की बात करें, डिमांड के बढ़ने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में, पीपल के पास, लोगों के हाथ में क्या है, मनी की सप्लाई ज्यादा है। यहाँ के पास मनी की सप्लाई ज्यादा है, सीधा मतलब तो यही हुआ ना। हम कह रहे थे, यहाँ क्या समझ रहे थे कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, 6% से होके 7% हो गया। अब 6 से 7 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमने समझा इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस का बढ़ना। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस वस्तु की, कि जिस वस्तु की प्राइस बढ़ रही है, उस वस्तु की डिमांड क्या है, ज्यादा है। और डिमांड ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब पैसा ज्यादा है लोगों के पास, अल्टीमेट इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है, इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए टारगेट के अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरबीआई है। इस केस में हम देखेंगे कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन को। अब आरबीआई कहेगा, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, तो आरबीआई किसको, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को रोकना है, तो आरबीआई बैंक को, बैंक से बात करेगा, आरबीआई बैंक के पास कांटेक्ट करेगा। जैसे इसका क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं बैंक का डैडी है आरबीआई। तो आरबीआई कहेगा, अरे बैंक भैया आप क्या कर रहे हो कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अच्छा, बैंक कहेगा कि अच्छा लोगों के पास पैसा ज्यादा है, कट करना है, लोगों से पैसा लेना है। तो अब लोगों से पैसा, जनरली अगर हम बात करें, लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसा गवर्नमेंट कौन दे रहा है। यहाँ पे हम कारपोरेट की बात कर रहे हैं या कि प्रोडक्शन ज्यादा की बात कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा ज्यादा मतलब डिमांड ज्यादा। डिमांड ज्यादा कहने का मतलब ये कि एक्सपेंडिचर लोग ज्यादा कर रहे हैं, किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब लोगों की एक्सपेंडिचर है ज्यादा है। अगर एक व्यक्ति का कोई खर्च है तो दूसरे की वो क्या हो जाएगी, इनकम होगी। जैसे सपोज हम खरीदते हैं, सपोज करिए पेन हम खरीद रहे हैं, तो हम पेन, हमारे लिए पेन क्या हो गया, हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया। पर जो पेन का प्रोड्यूसर या सेलर है, उसके लिए जो हमारा खर्चा है वो क्या होगी, इनकम होगी। अब उसकी इनकम हुई तो फर्दर खर्च करेगा, और उसका खर्च किसी तीसरे का इनकम हो गया। ये साइकिल बढ़ती जाती है और ये प्रमोट करती है डिमांड को बढ़ने में। अब इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा, खर्च ज्यादा, तो लोगों को पैसा कम करने के लिए यहाँ पे बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बैंक के पास क्या टूल है, लेंडिंग रेट। बैंक को लेंडिंग रेट है, मतलब लोन की दर है, उसमें वृद्धि कर देगा, लोन की दर में वृद्धि कर देगा। अब इसमें सपोज अगर करंट में इंटरेस्ट रेट 10% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, अब इन्फ्लेशन के केस में इसको 10 से बढ़ा के 15% कर देगा। और जब 15% हो गया, जब इन्फ्लेशन का रेट 10 से बढ़ के 15% हो गया, अब क्या हो गया, लोन की दर, अगर हम बात करें लोन की दर क्या हो गई, महंगी हो गई। अब जो लोन मिल रहा है महंगे ब्याज में मिल रहा है, लोन महंगा हो गया है। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो लेने वालों की संख्या कम होगी। अब यहाँ पे जितने अभी लोन लेते थे उससे कम लोग लोन लेंगे। जब लोन कम लेंगे तो लोगों के पास अवेलेबल मनी कम होगा, खर्च कम होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होगी। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। जब एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार कम होगा तो लोगों के पास इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो खर्च कम करेंगे, खर्च कम करने का मतलब डिमांड कम करेंगे। ऑटोमेटिक
डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ हमने देखा कि जब इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो रही है इसका मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड को कम करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए आरबीआई बैंक के थ्रू क्या करेगा, लेंडिंग रेट को बढ़ा देगा। इससे हम देख रहे हैं तो डिमांड है वो एडजस्ट हो जा रही है। इसी की दूसरी सिचुएशन देख सकते हैं, इन्फ्लेशन के केस में अगर हम देखें यहाँ पे तो अभी क्या है, मिनिमम इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए, मिनिमम है इकोनॉमी के लिए। अब सपोज करिए कि इन्फ्लेशन रेट 2 से घटकर कितना हो गया, 2 से घटकर 1% हो गया, 1% हो गया। 1% होने का मतलब क्या है, अगर इन्फ्लेशन का जो नियत दर है उससे भी कम हो गया। इन्फ्लेशन एक नियत दर से कम होने का मतलब क्या है, मार्केट में डिमांड कम है। इसका सीधा मतलब जैसे यहाँ से 6 से 7% हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब डिमांड ज्यादा है। वही चीज अगर नियत दर से कम हो रहा है, 2 से 1% हो रहा है, का सीधा मतलब क्या है, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। डिमांड कम होने की वजह क्या है, क्योंकि लोगों के पास जो अवेलेबल मनी है, अवेलेबल मनी है, लोगों के पास पैसा की क्या हो रही है, कमी हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो पैसा नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर कम करेंगे, मतलब डिमांड कम करेंगे। अब यह भी क्या है, एक किसी देश के लिए, किसी देश कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है मनी सप्लाई के लिए, हमने पहले ही देखा कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल आरबीआई है। अब इस केस में भी आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई को तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है, तो इस केस में भी आरबीआई अब क्या हो रहा है, आरबीआई इस केस में भी बैंक के पास कांटेक्ट करेगा, कहेगा बैंक भैया आप क्या कर रहे हो कि मार्केट में लोगों के पास पैसे ही नहीं, लोगों को खर्च करने के लिए अवेलेबल मनी ही, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। अगर डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके पास आय आएगी कैसे। तो इस केस में भी क्या हो गया, बैंक कहेगा अच्छा आप ऐसा कुछ करिए, आरबीआई कहेगा बैंक से कि ऐसा करिए जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए। अब लोगों को हाथ में पैसा आने का सोर्स क्या है, बैंक अगर सस्ती दरों पे ब्याज देने लगे तो बहुत लोग पैसा ले लेंगे। आपको भी सपोज एक बिजनेस करने का आइडिया आपके दिमाग में है, आप क्या हैं, बेरोजगार हैं, अगर आपको पता चलता है कि बैंक बहुत सस्ती दरों में लोन दे रहा है तो आप भी एक बार इंटरेस्ट कर लोगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी एक बार अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं कि हम भी लोन लेके एक प्रोजेक्ट चालू करें। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेंडिंग रेट है, लेंडिंग जो रेट है मतलब ब्याज की दर है उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो क्या होंगे यहाँ पे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोन चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और जब लोन चीप होगा तो ज्यादातर लोन लोन लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, जब पैसा ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली डिमांड क्या करेंगे, वो अल्टीमेटली डिमांड भी ज्यादा करेंगे। अगर डिमांड जैसे ज्यादा करेंगे तो जो हमारी सिचुएशन थी वो क्या होगा, डिमांड का बढ़ना का मतलब इन्फ्लेशन का ऊपर जाना। अब जो इन्फ्लेशन की दर 2% थी उससे बढ़ के हम 1% से बढ़ के 2%, 3% ऊपर जाएंगे और हमारा जो प्राइस लेवल है स्टेबल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल पहले ही बताया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब प्राइस को स्टेबल करना। इतनी बातें आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। यहां तक हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, प्राइस को स्टेबल रखना। तो प्राइस स्टेबल होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। यह तो हो गया इसका उद्देश्य। अब प्राइस स्टेबल करने के लिए हमने देखा कि लेंडिंग रेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, या बैंक के पास जो अवेलेबल मनी है उसकी वैल्यू को बढ़ा या घटा रहे हैं। अब ये जो बढ़ाने घटाने का काम है वो कौन करेगा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल बॉडी आरबीआई थी, इसका काम होगा, आरबीआई का काम होगा। बट यहाँ आपको ना है, ये काम जो हो रहा था अब तक, मतलब कब तक, 2013 तक।
2013 तक यह काम किसके द्वारा हो रहा था? आरबीआई के द्वारा यह काम हो रहा था। पर 2013 में एक कमेटी को इस्टेब्लिश की गई। इस कमेटी का नाम क्या होता है? उर्जित पटेल कमेटी। 2013 में पटेल कमेटी का क्या होता है? गठित किया जाता है। अब उर्जित पटेल कमेटी को गठन करने का उद्देश्य क्या होता है? डिसीजन लिए जा रहे थे और ज्यादा इंक्लूड बनाना और ट्रांसपेरेंट बनाना। अभी तक ये जो डिसीजन होते थे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, केवल एक बॉडी आरबीआई है उसके द्वारा किए जाते थे। इसमें गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं होता था। लिए एक कमेटी गठित की गई कि इसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी लाए। अब 2013 में जो कमेटी गठित की गई थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि इस डिसीजन के लिए एक कमेटी का निर्माण किया जाए। यह का उपयोग है बढ़ना घटना उसको डिसाइड करेगी। इसके रिकमेंडेशन के आधार पे 2016 में, इसी रिकमेंडेशन के आधार पे 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन होता है। अब आज की डेट में अगर बात करें, इसका डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब गठित हुई, ध्यान रखना है आपको। तो 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित हुई। 2016 में किसके रिकमेंडेशन पे? तो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अब आज की डेट में बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसी बॉडी है? ध्यान रखना है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब का निर्माण किसी एक्ट के माध्यम से हुआ है। अब किस एक्ट के माध्यम से हुआ है का निर्माण? अगर हम यहीं पे बात करें, इसका निर्माण आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उल्लेख किया गया है। इसीलिए एक ऐसी बॉडी हो जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। अब इसका आज की डेट में अगर बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नाम है। अब इसको इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट पे बात कर लेते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी में कितने मेंबर होंगे और वो मेंबर कौन होंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हो जाते हैं, 6 मेंबर हो जाते हैं। ये 6 मेंबर में 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, 3 मेंबर कहां से होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3 मेंबर होंगे। अब और 3 मेंबर रिमेनिंग, टोटल हमने बताया 6, यहाँ 6 में से हमने बात किया 3 कहां से होंगे? आरबीआई से होंगे। और रिमेनिंग 3 कहां से होंगे? तो रिमेनिंग 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, या कहें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे। इनको क्या कहा गया है? इनको एक्सटर्नल मेंबर कहते हैं हम। अब हम बात करें कि आरबीआई के जो 3 मेंबर होंगे वे कौन कौन से लोग होंगे? एक तो गवर्नर ऑफ आरबीआई होंगे, दूसरे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होंगे, और तीसरे एक ऑफिसर कैटेगरी रैंक के पर्सन होंगे जिनको गवर्नर क्या करे? नॉमिनेट करे। तो इस तरीके से हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर हुए हैं? 6 मेंबर हुए, और 6 में से 3 आरबीआई के हुए। ये आरबीआई के जो मेंबर हैं उनमें से गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक ऑफिसर रैंक जो कि नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होंगे। और जो अदर 3 मेंबर हैं जिनको एक्सटर्नल मेंबर कहते हैं, इनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होगा, भारत सरकार के द्वारा होगा। भारत सरकार द्वारा गठित सिलेक्ट कमेटी के द्वारा ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाएगी तो जिनका एक एक्सपर्टीज हो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस या इससे रिलेटेड फील्ड में जिनकी एक्सपर्टीज हो। और जो ये एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट होंगे उनका टर्म कितना होगा? 4 ईयर उनका टर्म होगा, और एक बार अपॉइंट होने के बाद दोबारा नेक्स्ट रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होगा। तो हमने अभी तक सीखा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है। तो उद्देश्य में हमने देखा था
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मींस प्राइस को स्टेबल करना। अब इसको हमने समझा भी डिटेल में कि प्राइस स्टेबल कैसे होगा, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। अब यह सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा की जाएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वह किसके रिकमेंडेशन पे आई, तो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से आई। एस्टैब्लिशमेंट कब होता है, 2016 में होता है। कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं। 6 में 3 फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और ऑफिसर, और 3 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एक्सटर्नल मेंबर बोलते हैं। और इन 3 एक्सटर्नल मेंबर का जो टर्म होगा कितना होगा, 4 ईयर होगा, और दोबारा रीअपॉइंटमेंट मतलब रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन बातों को ध्यान रखना है। और साथ में यह भी कहा गया कि जो एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मिनिमम 1 ईयर में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, एक मिनिमम 1 ईयर में 4 मीटिंग होनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कितनी मिनिमम मीटिंग रिक्वायर्ड है, तो 4 मीटिंग। और एक मीटिंग में मिनिमम कोरम क्या है, मिनिमम जब हम कोरम कहते हैं मतलब मीटिंग जब ऑर्गेनाइज हो रही है कितने मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो मिनिमम 4 मेंबर का प्रेजेंट होना क्या है, जरूरी है। ये 2 बातें। और साथ में आज की अगर डेट पे बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कैसे होती है, तो ध्यान रखना बाय मंथली होती। बाय मंथली कहने का मतलब एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। ये जैसे एक चीज और ध्यान रखना आपको, ये क्या है, एक कमेटी है, तो अब इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, इस बात ये भी आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन कौन होगा, तो चेयरमैन हमेशा कौन होगा, गवर्नर होगा। गवर्नर ऑफ आरबीआई मींस वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होगा, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इतनी बातें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये अब तक हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिटेल। हमने देखा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिटेल में समझा। अब हम उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका उपयोग करके आरबीआई मनी सप्लाई या पूरे मॉनेटरी पॉलिसी में को कंट्रोल करती है। इस टूल में एक जो सबसे पहले टूल देखेंगे वो क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे नगद आरक्षित अनुपात। अब हम नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो को समझें। कैश रिजर्व रेशियो को समझने के लिए एक टर्म हमको समझना होगा। टर्म का नाम क्या होगा, एनडीटीएल, क्योंकि ये सारे जो रेशियो होंगे वो किसके होंगे, वो किस अमाउंट पे जाएंगे, एनडीटीएल पे जाएंगे। एनडीटीएल क्या होता है, यह होता है नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी, डिमांड इन टाइम लायबिलिटी। अब हमको एनडीटीएल को समझने के लिए थोड़ा बैंकिंग बिजनेस को समझना होगा, बैंक के पर्सपेक्टिव से एसेट्स और लायबिलिटी को समझना होगा। अब हम इसको समझने के लिए बैंक को बिजनेस को देखते हैं। बैंक जैसे आपको पता है बैंक क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और बारोवर को एडवांस प्रोवाइड करता है। ये क्या है, फंक्शन बैंक का है। अब बैंक के पर्सपेक्टिव से एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है, इसको समझते हैं। अब कोई भी पब्लिक क्या करता है बैंक में, अपना पैसा, जैसे हम सब क्या हैं, एक अपने आप को आम पब्लिक है, हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अब बैंक के लिए क्या एसेट्स होगा, क्या परिसंपत्तियां होंगी और क्या उसके दायित्व होंगे। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सपोज आपके पास क्या है, एक 500 रुपए की नोट। अब उस 500 रुपए की नोट है आपके पास और आप कोई आपका फ्रेंड है, उस फ्रेंड को जरूरत हुई उस 500 रुपए की नोट को। अब आपके पास जो 500 रुपए की नोट है वह क्या है, आपकी एसेट्स है ना। हमारी जेब में 500 रुपए की नोट है तो हमारे लिए क्या होगी, ये हमारी एसेट्स होगी। अब
यह 500 की नोट हम किसी अपने फ्रेंड, उसको नीड थी, उसने कहा कि भाई मुझे 500 रुपए दे दो, बहुत जरूरी है। अब हमने उसको 500 रुपए दे दिया। अब जो आप सपोज आपके पास जो 500 रुपए का नोट है वह जो अपने फ्रेंड को पास दिए, तो फ्रेंड के लिए वो क्या हो गया, वो 500 रुपए की नोट मेरे पास थी तो मेरी एसेट थी। जब फ्रेंड ले लिया, आपका दोस्त ले लिया, तो आपके दोस्त का के लिए वो लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको वापस मुझे रिटर्न करना है। मुझे क्या, अपने आप को रख लीजिए, वो क्या करेगा, रिटर्न करना होगा उसको ना। तो अब जो उसको रिटर्न करना मीन्स की लाइबिलिटी होगी। आप समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से अगर पैसा, जैसे हमने पैसा अर्न किया तो हमारे पास है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो एसेट्स हो गया। अब जब हम यह पैसा बैंक को देते हैं तो बैंक की ड्यूटी क्या है, उस पैसे को हमको विथ इंटरेस्ट रिटर्न करना। तो जो हमारे डिपॉजिट हुए वो बैंक के लिए क्या हो गए, लाइबिलिटी। ध्यान रखना है, तो बैंक के लिए डिपॉजिट क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो यहां हम इस चीज समझ गए कि डिपॉजिट बराबर लाइबिलिटी, या हम यही कह सकते हैं डिपॉजिट और लाइबिलिटी एक ही चीज होती है। ठीक है, इसी का उल्टा, अगर बैंक के पास कुछ पैसा है, जो बैंक के पास पैसा है तो बैंक के लिए एसेट्स हो गया। अब अगर बैंक किसी को, दूसरे पर्सन को लोन या एडवांस करता है तो बैंक दे रहा है, बैंक जब दूसरे को दे रहा है तो इस पर्सन के लिए तो क्या लाइबिलिटी हो गया, तो बैंक के पर्सपेक्टिव से लोन क्या हो गया, एसेट्स हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि जो लोन होता है बैंक के लिए एसेट्स होता है, और जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है वो बैंक की लाइबिलिटी होता है। ध्यान रखना है। अब आपको क्या फाइंड करना, हम क्या सीख रहे हैं, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब हमने डिपॉजिट देखा। अब हम समझते हैं कि जैसे हम और आप, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपना पैसा बैंक में जमा करता है। तो कोई भी हो सकता है, जैसे हम आप, एक कोई इंडिविजुअल हो गया, वह बैंक में अपना पैसा जमा कर रहा है कि कौन सा अकाउंट, जैसे हम, आपके पास कौन सा अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा ना। सेविंग अकाउंट में आपके पास पैसा है, आप अभी पढ़ रहे हो, आप गए मार्केट, मार्केट में आपको क्या दिख गया, समोसे का ठेला दिख गया, आपको समोसा खाने का मन कर दिया। अब आप क्या करोगे, अपना मोबाइल निकालोगे, यूपीआई से पेमेंट करोगे और समोसे का आनंद लोगे। इसका मतलब क्या हुआ, यह हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब आपके पास सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा है, बैंक से आप एनी टाइम 24 आवर्स डिमांड करोगे, मतलब जब भी आपकी जरूरत होगी बैंक आपको पे करेगा। तो जब आपका ये जो पैसा है ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, मतलब जब भी आपको डिमांड होगी बैंक को पे करना पड़ेगा। एक दूसरा पर्सन यहीं पे है, एक दूसरे पर्सन को देख लें, इसका कुछ भी नाम आप अपने पसंद अनुसार रख लीजिए। ये क्या कर रहा है, ये वही समोसे का ठेला लगा रहा है जहां कुछ देर पहले आप आए हो। अब यह भी क्या करेगा, अकाउंट खोलेगा। अब ये कौन सा अकाउंट खोलेगा, इसका मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यह करंट अकाउंट खोलेगा। अब चाहे करेंट अकाउंट भी खोले, बट ये क्या है, एक व्यापारी है, इसको भी शाम को समोसा बनाना है, तो क्या लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेने पड़ेगा। अब जो रॉ मटेरियल लेने के लिए ये भी पेमेंट करना होगा। मेरा कहने का मतलब, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, ये जब भी कभी भी ये बैंक से पैसा ले सकते हैं एनी टाइम। ऐसे डिपॉजिट को क्या कहते हैं हम, ऐसे डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, और एक तीसरा डिपॉजिट कौन हो गया, एक और पर्सन है, वो हमारे आपके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके पास अमाउंट है, उस अमाउंट को वो क्या करना चाहते हैं, कुछ साल के लिए, सपोज 3 ईयर के लिए वो क्या करना चाहते हैं, फिक्स्ड अकाउंट खुलाना चाहते हैं, एफडी कराना चाहते हैं। फिक्स्ड को ही हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। क्या करना चाहते हैं, टर्म डिपॉजिट करना चाहते हैं 3 ईयर के लिए। अब यह पैसा 3 ईयर तक ये क्या करेंगे, निकाल नहीं पाएंगे, तो यह जो डिपॉजिट होगा इसको क्या बोलेंगे, टर्म डिपॉजिट, या इसी का दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट। अब तक हमने सीखा कि डिपॉजिट का मतलब क्या था, डिपॉजिट का मतलब लाइबिलिटी था। हमको टोटल डिपॉजिट को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वो मिल जाएगा डिमांड प्लस टाइम डिपॉजिट, और डिपॉजिट बराबर लाइबिलिटी। ये हमारा डिमांड और टाइम लाइबिलिटी हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी एक वर्ड और ऐड है, ये इसका मतलब क्या है, नेट। अब नेट क्या होता है,
नेट साथियों समझते हैं नेट क्या होता है। नेट का मतलब जैसे एक कोई बैंक है, इस केस में इन तीनों में हम किसकी बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे देखें इन तीनों के केस में हम सपोज एसबीआई की बात कर रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कोई भी बैंक, जैसे हम यहाँ पे एसबीआई ही एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, तो एसबीआई का अकाउंट भी दूसरे बैंक में होता है, जैसे एक बैंक अकाउंट भी दूसरे बैंक में होता है। तो एसबीआई का सपोज एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। अगर इस एक बैंक का दूसरे बैंक के अकाउंट को भी आपस में एडजस्ट कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, नेट डिपॉजिट कहलाएगा। और यही तो हमारा तो हम ढूंढ रहे हैं, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी। तो यहां हमने सीख लिया एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या है, टोटल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट प्लस बैंक का अदर बैंक के पास कोई ऐसा डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट को एडजस्ट कर दिया जाए तो जो अमाउंट आएगी, अमाउंट को हम क्या टर्म करेंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इसी एनडीटीएल से ही आपका कार्यक्रम स्टार्ट होगा, किसके लिए, सीआरआर के लिए। अब सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो जल्दी इसके नाम से ही समझ लेते हैं। रेशियो क्या है, रेशियो का मतलब एक रेट कहें या परसेंटेज कहें, एक ऐसा रेट जिस रेट पे हमको क्या करना है, रिजर्व करना है, रिजर्व कर लेना है। किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, और कहां पर, तो आरबीआई पे। तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, एनडीटीएल, कुछ भी चीज होगा तो उसको हम किससे रिलेट करेंगे, एनडीटीएल का वह पार्ट, वह रेट जिसको हम रिजर्व रखते हैं कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास, वह अमाउंट क्या कहलाएगी, अमाउंट को सीआरआर कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, एक रेट है, तो एनडीटीएल का वह भाग जो टोटल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का वह रेट या परसेंटेज जिसको हम क्या कहेंगे, रिजर्व रखेंगे कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास। तो ध्यान रखना है, हम सीआरआर की अमाउंट होगी वह कैश के फॉर्म में ही होगी, रखना कहाँ होगा, आरबीआई के पास रखना होगा, और किस फॉर्म में रखना होगा, तो ओनली कैश के फॉर्म में रखना होगा। चलिए देख लेते हैं, कोई एक बैंक है, कोई हम बात करें, ये बैंक है, इसके पास टोटल 100 करोड़ का क्या है, डिपॉजिट है। मतलब यहाँ पे हम डिपॉजिट का मतलब लायबिलिटी टोटल हम एनडीटीएल मान लेते हैं 100 करोड़ है। ठीक है, और अगर लेट्स सी सीआरआर का रेट क्या है, 4% है, तो उस यहाँ पे एनडीटीएल का 4% कैश के फॉर्म में कहां पे रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा। अगर एनडीटीएल 100 करोड़ है तो आरबीआई के पास कितना रखना होगा, आरबीआई के पास 4 करोड़ रखना होगा। 4 करोड़ कहां पे, आरबीआई के पास इन फॉर्म ऑफ कैश रखना होगा। अब इस बैंक के पास कितना अमाउंट बचेगा, 96 करोड़ रुपीज इस बैंक के पास बचेगा। सीआरआर आपने समझ लिया, सीआरआर क्या है, वह रेट या परसेंटेज है या अमाउंट है जिसको हम कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। ध्यान रखना, सीआरआर का जो रिजर्व होगा, लाइक यहाँ पे 4 करोड़, में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना, सीआरआर के अमाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यह बात क्लियर हो गई। अब यह भी आपको समझना चाहिए कि क्या है सीआरआर, हमने बताया ये सब टूल हैं, जिस टूल का उपयोग करके आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल हमने पढ़ा, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैसे मनी की सप्लाई हम सीआरआर से कंट्रोल करते हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसा हमने देखा यहाँ पे कि अगर सीआरआर का रेट 4% है तो एनडीटीएल, किसी का एनडीटीएल हमने लास्ट के केस में देखा था कितना था, 100 करोड़ एनडीटीएल था, तो बैंक के पास कितना बचा, 96 करोड़ बचा। ठीक है, अब हम यही सिचुएशन देखते हैं कि अगर सिचुएशन किसकी हो गई, इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो हमको क्या करना होगा, हमको मनी सप्लाई को घटानी होगी। तो अगर हम सीआरआर के रेट को 4% से बढ़ा के 10% कर देते हैं, तो अब हमें आरबीआई के पास कितना रखना होगा,
10 करोड़ रखना होगा तो बैंक के पास कितना बचेगा, 90 करोड़ बचेगा। तो अभी तक एक बैंक 96 करोड़ रुपए अवेलेबल था लेंड करने के लिए, अब कितना अवेलेबल होगा, ओनली 90 करोड़ अवेलेबल होगा। इस तरीके से सीआरआर को बढ़ा के मनी सप्लाई को हम घटा देते हैं। इसी का वाइस वर्सा अगर हम देखें दूसरा केस, अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या हो, डाउन हो जाए, इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो। अब इन्फ्लेशन रेट अगर कम होगा, यहाँ पे देखें अगर इन्फ्लेशन कम हो, इन्फ्लेशन कम है मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा बढ़ाना है, तो सीआरआर की रेट को, सीआरआर अभी आइडियल 4% था, 4% से घटा के 2% कर दें, तो अगर एनडीटीएल 100 करोड़ का है, किसी बैंक का एनडीटीएल 100 करोड़ का है, तो अब बैंक के पास लोन करने के लिए कितना अमाउंट बचेगा, 98 करोड़ बचेगा। तो मतलब अब हम 4%, जहां 96 था, 96 से हम 98 करोड़, मतलब हम क्या करें, यहाँ पे मनी सप्लाई हमारी बढ़ गई। इस तरीके से सीआरआर का यूज करके हम मनी सप्लाई को प्लस या माइनस करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण टूल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टूल को पढ़ते हैं। अभी हमने एक इंपॉर्टेंट टूल को डिस्कस किया, कैश रिजर्व रेशियो। अब हम दूसरे टूल पे आते हैं। इस दूसरा टूल कौन सा है, एसएलआर। एसएलआर का मतलब स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो को समझ, अभी हमने सीआरआर का देखा। सीआरआर में क्या होता है, बैंक के पास जो टोटल एनडीटीएल है, एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास हम रखते थे। सेम ऐसे ही एसएलआर के भी केस में देखें। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा, ये चीज देखते हैं। एसएलआर क्या होगा, एसएलआर भी कहानी कहां से चालू होती है, एनडीटीएल से ही चालू होती है। किसी बैंक का जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी, उसमें से एक परसेंटेज कहें कि एक पार्ट, एक उसमें से एक पार्ट इसको बैंक को खुद अपने पास रखना होगा, खुद अपने पास रखना होगा। यहाँ पे एक पार्ट एनडीटीएल को बैंक को खुद रखना होगा, अपने पास रखना होगा। तो पहली चीज यहाँ पे देखें हम कि एनडीटीएल का वह पार्ट जो बैंक को अपने पास रखना होगा, उस इस केस में हम देखेंगे जो बैंक को खुद, यहाँ पे बैंक के पास जो अमाउंट रखना होगा, अभी हम सीआरआर के केस में देखे थे केवल कैश फॉर्म में रखा जाता था, बट एसएलआर का अमाउंट हम कोई भी बैंक कैश के फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एसएलआर क्या होगा, यहाँ पे जनरली हम बात करें स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होगा, एनडीटीएल का वह पार्ट जो बैंक खुद अपने पास रखता है, इस रूप में रखेगा, वह कैश के रूप में रख सकता है, गोल्ड के रूप में रख सकता है, और या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख सकता है। अब आप बताइए कि बैंक, कोई भी बैंक किस रूप में रखना प्रेफर करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी बैंक हो वो चाहेगा जो अमाउंट हम रख रहे हैं, यहाँ पे जो अमाउंट अलग रखना होगा, अलग रखने का मतलब है उसका यूज हम लेंडिंग में नहीं कर सकते। मींस ये डिपॉजिट का वह पार्ट, एनडीटीएल का वह पार्ट जिसको फर्दर लेंडिंग में यूटिलाइज नहीं करना है। अब फर्दर लेंडिंग में यूटिलाइज नहीं करना है मींस इससे कोई बैंक को प्रॉफिट नहीं होती, तो कैश में रखेगा तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगी। तो जनरली बैंक किस में रखना प्रेफर करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक सर्टेन परसेंटेज क्या होता है, इंटरेस्ट, सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए कोई भी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना पसंद करेगा। अब आपने यहाँ पे एसएलआर को देख लिया, सीआरआर के जैसे एसएलआर भी काम करता है। अगर हम बात करें जो सीआरआर और एसएलआर हैं, ये दोनों टूल हैं, और ये जनरली कितने दिन में उपयोग किए जाते हैं, ये 14 डेज के टर्म में उपयोग किए जाते हैं। 14 अप टू 14 डेज तक हम तो मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। अब एसएलआर का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये देखिए, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो का
एक इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर हम बात करें किसी बैंक का एनडीटीएल, सेम वही केस हम उसी के जैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे भी हम सीआरआर के जैसे ही समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे सीआरआर की जगह आप एसएलआर कर दीजिए, एसएलआर का 15% रेट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे एक अमाउंट क्या हो गया, उसका लॉक हो गया। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आरबीआई के पास लॉक होता है और एसएलआर के केस में बैंक खुद अपने पास रखता है। तो एक इंपॉर्टेंट इसका हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे हमने देखा कि एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट होता है जो कि बैंक को अपने पास रखना होता है एसएलआर के केस में, और इसके केस में कीप विद द आरबीआई के पास रखना होता है। पहला डिफरेंस, हम सीआरआर आरबीआई के पास रखना होता है, एसएलआर खुद रखना होता है। दूसरा, यहाँ पे केवल कैश के फॉर्म में ही रखना होता है सीआरआर के केस में। एसएलआर के केस में कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है। तीसरा, इसका उपयोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में होता है, और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शन क्या है, इसमें अगर सीआरआर का यूज करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे हम एसएलआर का अमाउंट जनरली लेंडिंग में यूज नहीं होता है, बट यहाँ पे हम जो अमाउंट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई अगर सडन हमको डिपॉजिटर को पेमेंट करना हुआ, डिमांड डिपॉजिटर को पेमेंट करना हुआ, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये सीआरआर, एसएलआर, ये सारे कोटा फ्राइडे, हर फ्राइडे, एवरी वीक के फ्राइडे को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस सीआरआर और एसएलआर में यही रहा। अब हम एक और इंपॉर्टेंट रेट को डिस्कस कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट टूल का डिस्कस कर लेते हैं। ये इस टूल को क्या कहते हैं, बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या हो गया, बैंक रेट क्या है, वह दर है। बैंक रेट क्या है, जैसे यहाँ पे एक रेट है, ये भी क्या है, रेट है। अब बैंक रेट क्या है, जिस रेट में आरबीआई बैंक को क्या करेगी, लेंड करेगी कोई अमाउंट, उस रेट को क्या कहते हैं, ये जिस रेट में आरबीआई बैंक को लेंड करेगी, लेंडिंग रेट को, उस लेंडिंग रेट को ही क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे बैंक रेट के केस में आरबीआई बैंक को लेंड कर रही है, मतलब पैसे उधार दे रही है, लोन दे रही है, और उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट जब भी कहें तो ये क्या है, यह एक लॉन्ग टर्म सोर्स है। लॉन्ग टर्म सोर्स है मींस लॉन्ग टर्म के लिए जब भी फंड की नीड होगी, इसकी उपयोग करेंगे हम, बैंक रेट का उपयोग करेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में अभी हम नेक्स्ट हमारा वन शॉट वीडियो का सीरीज होगी, उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स और जो रिमेनिंग रह गए उसको डिस्कस करेंगे, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस एमएसएफ, एसडीएफ, इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। इस सीरीज को हम यहीं तक रोकते हैं, बैंक रेट तक। बैंक रेट हम लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज करते हैं, और वहीं अगर हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, जैसे रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन का सोर्स है। तो यहाँ पे आपको बैंक रेट क्या समझना है, जब आरबीआई बैंक को जिस रेट पर लेंड करती है वह लेंडिंग रेट बैंक रेट कहलाता है। तो बैंक रेट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत यूटिलाइज होगा, और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अपना कमेंट, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।